नमस्कार। मुद्दा आपका लेकर मैं आकांक्षा हाजिर हूँ। भारत में पहले की शिक्षा नीति में बहुत समय से कोई बदलाव ही नहीं किया गया। जो जानकारी आपके दादा के प्राप्त हुआ करती थी दादा से और दादा को मिली, वही जानकारी आपके पिताजी ने भी ग्रहण की और यही आगे की पीढ़ी को कन्वर्ट होती चली गई। भारत के विकास के लिए शिक्षा नीति में परिवर्तन लाना बहुत ज्यादा जरूरी था और इसका प्रयास भी किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप 2023 में नई शिक्षा नीति का शुभारंभ हुआ। इस शिक्षा नीति के तहत बहुत सारे क्षेत्र में छूट और अत्याधिक लाभ की कोशिश की गई है, जिससे छात्रों पर पढ़ाई का बोझ भी ना हो और छात्र जो है उसे मन लगाकर पढ़ भी सकें। तो आज इसी विषय पर हम बात करेंगे और इस विषय पर बात करने के लिए बतौर मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं सहायक प्राध्यापक पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से गिरिजाशंकर गौतम जी। डॉक्टर गिरिजाशंकर गौतम, आपका बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर संजीत तिवारी जी, जो कि प्रिंसिपल हैं मैथ्स स्कूल ऑफ एजुकेशन स्कूल के। साथ ही हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर जया सिंह, जो कि एचओडी हैं IDFIAI यूनिवर्सिटी से। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। सबसे पहला सवाल डॉक्टर संजीत आपसे, नई शिक्षा नीति वास्तव में है क्या और इसे कैसे समझा जाए? डॉक्टर संजीत, पहला सवाल आपसे। मुझे लगता है कि संजीत जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जी संजीत जी, आप तक हमारी आवाज आ रही है? हाँ मैम, अभी आई हाँ। जी सर, सबसे पहला सवाल ये है कि शिक्षा नीति की बात हो रही है, तो नई शिक्षा नीति को हम कैसे समझें? आपकी आवाज बहुत क्रैक हो रही है सर, शायद नेटवर्क इशू है। हम तब तक हम गिरिजा शंकर गौतम जी से समझते हैं। हेलो। जी 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 सर, गिरिजा शंकर गौतम जी आपसे जानना चाहेंगे सर, ये नई शिक्षा नीति की आवश्यकता ही क्यों पड़ी? हमारे समाज में जब भी कोई बदलाव आता है तो कुछ सकारात्मक परिवर्तन लेकर के आता है। क्योंकि ये शिक्षा की नीति है, इसलिए बहुत जल्दी इसमें परिवर्तन नहीं होते हैं। 1986 में नई शिक्षा नीति आई थी जी, और उसके लंबे अंतराल के बाद लगभग 3 दशक बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हमारे सामने है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा नीति है और इसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि बच्चे रटंत पद्धति जो बनते चली आ रही थी धीरे धीरे जी, उससे दूर हों और वो तार्किक क्षमता के साथ समावेशी विकास के लिए हमारे साथ आएं और अपनी भाषा में वो मूल सोच सकें। इसको लेकर के जो पैटर्न है उसको ही सीधे सीधे बदला गया है। जो 10+10 का पैटर्न था उसको बदल दिया गया और प्राइमरी स्तर से लेकर के उच्च शिक्षा में शोध तक लगातार इसमें परिवर्तन हुए हैं। इसलिए ये शिक्षा नीति अब धीरे धीरे लागू होना शुरू हुई है और इसके परिणाम हमको थोड़ा दूर में देखने को मिलेंगे, लेकिन जैसा शिक्षाविद कहते हैं, जैसा समाज कहता है, इसमें बहुत से लोगों से अनुभव प्राप्त किए गए, उनसे जानकारी ली गई और इसके बाद ये निर्मित हुई है और काफी अच्छी मानी जा रही है कि इसके परिणाम छात्र केंद्रित होंगे। अब हम वार्षिक परीक्षा पैटर्न से हम सेमेस्टर सिस्टम में आएंगे, छात्रों का सतत मूल्यांकन होगा और इसके साथ ही ऐसे कोर्स जोड़े जाएंगे जो बच्चों को रुचिकर लगेंगे और उन्हें ज्यादा स्किलफुल बनाएंगे। जी बिल्कुल। जब 10+2 का पैटर्न फॉलो किया जाता था, अब जो है वो नई एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत 5+3+3+4 का पैटर्न जो है वो फॉलो किया जाएगा, इसे भी हम समझेंगे। डॉक्टर जया, आपसे जानना चाहेंगे कि इस नई शिक्षा नीति से क्या वास्तव में छात्रों को लाभ होगा? डॉक्टर जया, आप तक हमारी आवाज आ रही है? अच्छा, तो शायद जया जी से हमारा संपर्क टूट गया है। अब हम डॉक्टर संजीत की तरफ रुख करते हैं। डॉक्टर संजीत, आपसे जानना चाहेंगे कि हम ये फॉर्मूला कैसे समझे नई एजुकेशन पॉलिसी का? मैडम, जैसे सर ने बताया कि इसके शिक्षा सुधार के लिए ही NEP 2020 आई है जी। तो इसमें हम लोगों पहले देखते थे कि जो छोटे बच्चे होते हैं उन पे काफी ज्यादा हम बोझ डालते हैं, हर चीज का प्रेशर होता है। एज लिमिट में भी अलग अलग जगह अलग अलग स्कूल अपने हिसाब से फॉलो करते हैं जी। दूसरी चीज को समझते हुए इसको 4 सेगमेंट में बांटा गया है स्कूली शिक्षा को। जी। पहला जो है 5 साल का फंडामेंटल है,
जी। पहले 5 साल के फंडामेंटल में अगर हम इसको देखते हैं तो 4 साल से पहले नर्सरी में एडमिशन नहीं मिलेगा। यानी बच्चा सबसे पहले 4 साल का होगा, फिर नर्सरी में एडमिशन करेगा। जी। फिर ऐसे ही जूनियर केजी 5 साल, जी। ये 5 साल के फंडामेंटल होंगे। जी। फिर इसके बाद 3 साल का होगा प्रिपरेटरी सेशन, जिसमें से क्लास 3 9 साल का बच्चा होगा तब जाएगा। ऐसे ही क्लास 4 10 साल में, क्लास 5 11 साल में। फिर तीसरा सेगमेंट जो है वो 3 ईयर का मिडिल सेक्शन होगा, जिसमें 6 साल में बच्चा नहीं 6वीं क्लास में बच्चा जाएगा जब वो 12 साल का होगा। ऐसे 7वीं में जाएगा वो 13 साल का होगा, 8वीं में जाएगा वो 14 साल का होगा। जी। चौथा सेक्शन जो है वो 4 साल का है सेकेंडरी एजुकेशन का, जिसमें जब वो बच्चा 9th क्लास में जाएगा तब वो 15 साल का होगा। एसएससी यानी 10th वो करेगा तो 16 साल का होगा। और एक और चीज, अब 10th बोर्ड नहीं होगा, बोर्ड सीधे 12th पे होगा, जिसको FYJC कहा जाएगा, जो 17 साल पे होगा। जी। फर्स्ट ईयर जूनियर कॉलेज कहेंगे, और फिर SYJC यानी सेकंड ईयर जूनियर कॉलेज कहेंगे जब वो 18 साल का होगा। जी। इस तरीके से ये 12वीं क्लास तक का सिस्टम ये रहेगा, जिसमें 12वीं क्लास में ही बोर्ड एग्जामिनेशन होंगे, 10th में बोर्ड नहीं होगा। जी। ऐसे ही अगर हम ग्रेजुएशन की बात करें या उसके आगे की एजुकेशन की बात करें, तो ग्रेजुएशन में भी थोड़ा सा इस बार बदलाव किया गया है। जी। जैसे ग्रेजुएशन अभी तक 3 साल का होता था और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल का होता था। तो ग्रेजुएशन में अभी इस तरीके का पैटर्न है कि SYJC यानी 18 साल 12वीं क्लास जी करने के बाद फर्स्ट ईयर में जब एडमिशन लेगा और 1 साल करेगा तो उसको सर्टिफिकेट का कोर्स मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा उसको। अगर वो 2 साल करता है तो उसको डिप्लोमा मिलेगा, अगर वो 3 साल करता है तो उसको डिग्री मिलेगी। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि अगर उसको हायर एजुकेशन जाना है तो वो 4 साल करेगा तब उसको डिग्री मिलेगी, अदरवाइज वो 3 साल पे क्विट कर सकता है। जी। 3 साल बाद वो डिग्री उसकी कंप्लीट मानी जाएगी। जी, ये बहुत अच्छा है। करता है, हाँ, मतलब हर एक साल पे आप कुछ ना कुछ उसे प्रोवाइड कर रहे हैं। हाँ, आप हर एक साल पे क्विट कर सकते हैं, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री। अगर आपको हायर एजुकेशन में जाना है तो आपको 4 साल के लिए करना पड़ेगा, और जब आप 4 साल का ग्रेजुएशन यानी डिग्री कोर्स कर लेते हैं तब आप MA 1 साल में ही कंप्लीट कर पाएंगे। जी, तो फिर जी जया जी की तरफ, हाँ बिल्कुल आपकी तरफ फिर से रुक करेंगे। जया जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। जैसा कि सर ने बताया 12 साल की स्कूली शिक्षा दी जाएगी, साथ ही 3 साल का प्री स्कूली शिक्षा को भी इसमें शामिल किया गया और कई तरह के प्रयास भी इसमें किए जाने हैं। डॉक्टर जया, आपसे सवाल ये है कि इस नई शिक्षा नीति से कितना लाभ होगा छात्रों को? देखिए, बहुत जरूरी बात है कि आज के समय की जो शिक्षा है वो एक तरह से कहना चाहिए उसमें बेसिक एजुकेशन को महत्व दिया जाएगा, साथ ही साथ मल्टी डिसिप्लिनरी जो होती हैं, तो मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स जो होते हैं उससे क्या है कि बच्चों में एक सेल्फ डिपेंडेंस की भावना आएगी। साथ ही जॉब ओरिएंटेड कोर्स, क्योंकि आज के समय में जॉब ओरिएंटेशन बहुत बड़ी समस्या है लोगों के लिए। तो बहुत सारे स्किल्स ऐसे होते हैं, तो प्रोफेशनल कोर्स की तरफ आजकल बच्चे रुख करते हैं, या तो वो बिजनेस की तरफ जाते हैं या वो किसी हायर पोस्ट की तरफ जाते हैं, लेकिन हायर पोस्ट के लिए उतनी जल्दी पॉसिबिलिटी नहीं होती क्योंकि प्रतिस्पर्धा का युग है और बहुत इतना कंपटीशन बढ़ चुका है कि उसके चलते बहुत मुश्किल सा होता है, एक पॉइंट नंबर से बच्चे पिछड़ जाते हैं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये नई शिक्षा नीति है जो ये बच्चों को, जैसे इतिहास का बच्चा है मान लीजिए, और अगर वो साइंस पढ़ना चाहता है तो उसके लिए वो भी पॉसिबिलिटीज है जी। तो उससे क्या होगा कि वो अगर मान लो हिस्ट्री में सक्सेस नहीं हो पाया तो वो साइंस की तरफ रुख कर सकता है अपना। तो ये बहुत सारे ऐसे फायदे हो सकते हैं। दूसरी चीज है कि मूलभूत साक्षरता जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट मैटर करता है एक बच्चे के लिए, एक छात्र जीवन के लिए। तो साक्षरता की नींव को प्राप्त करने के लिए एक सफल जो कार्यान्वयन है वो होगा, और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो एकेडमिक जैसे क्रेडिट की स्थापना की जाएगी और बोर्डिंग स्कूल का उपयोग है, तो ये सारी चीजों का खेल से संबंधित आप ले लीजिए जी। तो ये जो चीजें हैं, और शैक्षिक ऑनलाइन को बढ़ावा दे रहा है। तो कई बार होता है कि बच्चे किसी भी कारण से स्कूल जाने में सक्षम नहीं हो पाते, या
कहीं ना उन्होंने मिस कहीं कर दिया है उनकी क्लास किसी वजह से, हाँ, तो उनके लिए वो क्लास किसी उपलब्धता वजह से रहेगी। बिल्कुल फिर से वो पुनः वापस आ सकते हैं शैक्षणिक स्तर पर। जी तो बिल्कुल ये बहुत सारे ये फायदे भी हैं इसके। जी और साथ ही साथ जो सरकार ने जो एनईपी की जो 2020 की जो मदद से ये संकल्पना निर्धारित की है, जी तो इसका मेन उद्देश्य है कि सभी को शिक्षा उपलब्ध कराना, चाहे आप जैसे भी पढ़िए, चाहे जी। घर में रह के पढ़िए, बाहर पढ़िए, ऑनलाइन पढ़िए, हम्म। किसी भी तरह से, लेकिन आप शिक्षित हो। जी बिल्कुल, आपकी तरफ फिर से रुक करेंगे डॉक्टर गिरिजा शंकर गौतम जी, आपकी तरफ रुक करते हैं और आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि मैडम ने कहा कैसे भी कीजिए पढ़ाई कीजिए, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि प्राइवेट पढ़ाई करते हैं और उनका तो पूरा जो डेडिकेशन होता है वो होता है उनकी गाइड्स की तरफ। अब जैसे ये नए नए अपडेशन होंगे तो अब इन विचारों का क्या होगा जो प्राइवेट एजुकेशन की तरफ हैं या जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए या प्राइवेट कॉलेजेस का सहारा लेते हैं और सिर्फ एग्जाम देने ही जाते हैं, वो क्लासेस नहीं कर पाते, उनका क्या होगा? जो स्वाध्यायी रूप से पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी अनेक तरह की सुविधाएं हैं। पहला तो ये कि जो मैडम ने अभी कहा कि ऑनलाइन पढ़िए ऑफलाइन पढ़िए, तो ऑनलाइन के माध्यम से शिक्षा ले सकते हैं। शिक्षा सभी के लिए हो, इसलिए अभी आयु सीमा पर भी विमर्श हुआ और आयु सीमा का भी कोई बंधन नहीं है, आगे भी उसको ही पढ़ सकते हैं। दूसरा यह है कि चूंकि कोर्स अब ऐसे हो रहे हैं कि जिनकी रुचि है तो उनको अपनी रुचि निर्धारित करना होगा और उस रुचि के आधार पर वो अपनी पसंद किसी स्ट्रीम में न जाकर के, कॉमर्स साइंस और आर्ट्स में न जाकर के, वो अपनी रुचि के सब्जेक्ट को चयन करेंगे और उसके आधार पर उनकी शिक्षा होगी। दूसरा ये कि जो पाठ्यक्रम तैयार हो रहे हैं उसमें इस चीज का ध्यान रखा जा रहा है कि जो बच्चे पढ़ें वो इंटरडिसिप्लिनरी विषय पढ़ें, इंटर्नशिप करें और इस तरह से उसको सीखें। इनका स्किल एनहेंसमेंट होना ही है, यानी जो पढ़ेगा वो कुछ ना कुछ जरूर सीखेगा और जैसा पहले सर ने कहा सीखेगा भी, और यदि वो मल्टी इंट्री है, मल्टी एग्जिस्टिंग है कि यदि कोई 1 साल में करके जाएगा तो उसको हम सर्टिफिकेट देंगे, 2 साल करेगा तो उसको डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल का करेगा तो उसको ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी, और यदि 4 साल का करेगा तो ग्रेजुएशन ऑनर्स विद सब्जेक्ट या विद रिसर्च की डिग्री उसको मिलेगी। जी, तो उसका बेनिफिट विद्यार्थियों को मिलेगा और रुचि लेकर के बच्चे पढ़ पाएंगे, इसलिए क्योंकि उनका सतत मूल्यांकन इसमें जुड़ा हुआ है। अब वो परंपरा शायद नियमित विद्यार्थियों के लिए बिल्कुल भी नहीं हो सकती कि आप केवल साल भर ऐसे घूमे या अंत में आप परीक्षा के समय परीक्षा से संबंधित कुछ की नोट्स या वैसा पढ़ करके पास हो पाए। सतत मूल्यांकन इसमें जुड़ा हुआ है और सेमेस्टर सिस्टम से अब आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। जी मैं डॉक्टर संजीत आपसे जानना चाहूंगी टीचर्स के लिए कितना चैलेंज बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर मान लीजिए चॉइस के हिसाब से स्टूडेंट्स लेंगे सब्जेक्ट्स तो हर बार उस टीचर्स को उनके अकॉर्डिंगली भी अपने टाइम चेंज करने होंगे या फिर उनके पीरियड्स वैसे डिसाइड करने होंगे। मान लीजिए किसी एक की बच्चे की रुचि अलग है और बाकी के विषयों में सबकी रुचि समान है, तो एक एक्स्ट्रा क्लास उस बच्चे के लिए करना होगा, क्या ये संभव हो पाएगा? डॉक्टर संजीत। मैम आपकी आवाज मुझे क्लियर सुनाई नहीं दी। डॉक्टर संजीत आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि अब छात्र अपनी रुचि से विषय का चयन करेंगे, अब मान लीजिए कि किसी एक विषय पर ही एक छात्र की एंट्री हुई है, बाकी सारे विषयों पर तो छात्रों की संख्या अधिक है, तो क्या इंस्टीट्यूशन उसके लिए बाध्य होगा कि उस एक छात्र? ये एक ड्रॉबैक होगा जरूर इस नई शिक्षा नीति का,
क्योंकि बच्चे आजकल शॉर्टकट लाइफ स्टाइल हो गई है उनकी, और शॉर्टकट वो बहुत कुछ पाना चाहते हैं जी। तो उसमें क्या होता है कि एक जब बच्चा प्रैक्टिकली जो उसका बेसिक नॉलेज जो होता है वो क्लास में ज्यादा अच्छे से हो सकता है जी। बनिस्बत ई मटेरियल तो आपको गूगल पे मिल जाएंगे, लेकिन वो कितनी उसमें सत्यता होती है इसका प्रमाण तो नहीं होता ना जी। और जब एक टीचर होता है वो नेचुरल है कि बहुत सारी पुस्तकों से पढ़ाता है, कई पुस्तकें उसमें इन्वॉल्व करता है वो, और उसके बाद वो उनको मटेरियल देता है। तो कहीं ना कहीं टीचर की वैल्यू एक तरह से बच्चों के लिए कम हो जाए, लेकिन उसका उनके शैक्षणिक स्तर पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। जी, निश्चित रूप से टीचर अपने अनुभव, हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी, अनुभव जो होता है हाँ, और उसके साथ ज्ञान जो उसका अनुभव ज्ञान और प्रैक्टिकम जो चीज, और देखिए जो चीजें प्रत्यक्ष रूप से होती है वो बहुत स्थायी ज्ञान को का रूप लेती है, और जो हम मोबाइल में कुछ चीजें देखते हैं उसको भूल जाते हैं। लेकिन जब आप टीचर में कक्षा में बैठते हैं बच्चे और उसके बाद जब वो परीक्षा में बैठते हैं तो परीक्षा के बाद उनको कहीं ना कहीं ध्यान रहता है कि उस दिन टीचर ने ये बताया था। जी बिल्कुल, तो उसका असर तो पड़ेगा ही। जी गिरिजा जी, आप कुछ बोल रहे थे। बिल्कुल, ड्रॉबैक है उसका एक। कोर्स आने के बाद टीचर्स स्वयं के सर्टिफिकेट और मूक्स के कार्यक्रम तैयार करते हैं अब, और स्वयं के प्लेटफॉर्म पर या मूक्स के माध्यम से उसमें बहुत ज्यादा संख्या में बच्चे उस सर्टिफिकेट कोर्स को करते हैं जी। तो उसमें कंटेंट भी बहुत स्तरीय है, क्योंकि उसकी पद्धति ऐसी है कि टीचर्स के कंटेंट को कई कमेटियां चेक करती हैं, इसके बाद उसको परमिशन मिलता है जी। तो इस आधार पर वो खुद के एक फैकल्टी अपना एक सर्टिफिकेट कोर्स तैयार करता है जो वैल्यू एडेड कोर्स कहलाएगा, और 4 क्रेडिट का उसमें जो स्नातक विद्यार्थी हैं उनको ऐसे कोर्स करने होंगे जो वैल्यू एडेड होंगे, और वो ऑनलाइन उपलब्ध हैं, तो स्वयं के प्लेटफॉर्म से भी कर सकते हैं, और उसका क्रेडिट उनके एबीसी में यानी उनका जो क्रेडिट स्कोर होगा उसमें वो काउंट होगा। तो टीचर्स के लिए थोड़ा सा मेहनत वाला काम होगा, चैलेंजिंग होगा, लेकिन वो खुद ऐसे कोर्स सब तैयार करेंगे और वो समाज में दे सकते हैं कि ये हमारा सब्जेक्ट का एक कोर्स होगा 2 क्रेडिट का, और उसको विद्यार्थियों के वो क्रेडिट में काउंट होगा जी। तो कहीं ना कहीं बेनिफिट तो दोनों को ही मिलेगा, टीचर्स को भी अपने आप को अपग्रेड रखना होगा, उसके लिए भी मेहनत करनी होगी, और उसके अलावा टीचर के पास एक और ऑप्शन है कि वो एक वैल्यू एजुकेशन वैल्यू एडेड कोर्स के लिए खुद भी रिस्पॉन्स होंगे, रेफरेंस के रूप में काम आएंगे। डॉक्टर संजीत, आपसे जानना चाहूंगी कि अब वो जो व्यवसाय चला रहे हैं, जो गाइड का व्यवसाय चला जाएंगे, फिर सिलेबस में इतनी चेंजेस होंगे, फिर क्या होगा डॉक्टर संजीत? आप गाइड से रिलेटेड बात पूछ रहे हैं मैडम? हाँ बिल्कुल सर। आपकी आवाज मेरे को हाँ सर, कुछ विश्वविद्यालय तो खुद ही सर कुछ विश्वविद्यालय अपने कंटेंट देते हैं जो काफी अच्छे स्तर के होते हैं, कुछ ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहां से कंटेंट खुद से आते हैं और वो बहुत स्तरीय होते। नई शिक्षा नीति आ जाएगी। डॉक्टर संजीत, आपको हमारी आवाज आई? मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं है, बहुत क्रैक हो आ रही है। अच्छा, आप अपना मत बता दीजिए हमें, अब तक की चर्चा में जो आपका मत है वो हमें बता दीजिए। हाँ, एक्चुअली मैम एनईपी 2020, मेरी आवाज आ रही है आपको क्लियर? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है सर। हाँ, एनईपी 2020 आने में बहुत लेट हो गया, इसको बहुत पहले आना चाहिए था जी, क्योंकि ये 34 साल बाद आया है। 1986 जो हमारी पुरानी शिक्षा नीति थी उसके 34 साल बाद ही आया है। और आप देख रहे हैं कि दुनिया या हमारा देश कितना तेजी से आगे तरक्की कर रहा है, हर चीज की कंटेंट पे जा रही है, नेट की दुनिया में हर चीजें अवेलेबल हो रही हैं, कोर्सेज भी उस तरीके से चल रहे हैं, छात्रों की आवश्यकताएं भी नए तरीके की हैं। तो हमको तो बदलाव करना ही था, बहुत लेट हो गया, ये पछतावा है। अगर कहा जाए कि हमारे कॉलेज लेवल की अगर हम चर्चा करें तो अभी तक हम सकल जो एनरोलमेंट नामांकन देखते थे वो 26% था केवल कॉलेज में जी। इसमें जो हमने उद्देश्य रखे हैं कम से कम 50% हमारी नामांकन सकल नामांकन हो जी, ये उद्देश्य हमारा रखा गया है। और दूसरी चीज ये है कि जो हमारी शिक्षण व्यवस्था है उसमें गुणवत्ता कैसे ले आई जाए।
कुछ जो इस एनईपी, इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के जो की पॉइंट्स हैं, मैं उनको आपको बता देता हूँ जी। कि शिक्षा में गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा कैसे दी जाए, यानी उसके सुधार, बाल विकास और उनकी शिक्षा पे काम हो, उस पे सुधार, फाउंडेशन जो भी है हमारा 5 साल का, उन बच्चों के लिए हम क्या कर रहे हैं आज के रेफरेंस में जहाँ पे दुनिया इतना आगे बढ़ चुकी है जी। मातृभाषा, आप देखते हैं हमारे इंडिया में ही कितने सारे स्टेट हैं और कितने सारे अलग अलग लैंग्वेजेस, जी। अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग तरह की पढ़ाई करना उनके लिए ज्यादा सुगम रहता है। इसलिए इस शिक्षा नीति में मातृभाषा को प्रेफरेंस दिया गया है और ये कहा गया है कि आप 5वीं तक, कम से कम 5वीं तक मातृभाषा में आप पढ़ाइए। उसके आगे भी आप देख रहे हैं कि आजकल कॉलेजेस वगैरह में भी विज्ञान की जैसी पढ़ाइयां भी हिंदी में करवाई जा रही हैं। एमबीबीएस की अभी आपने देखा पिछले साल ही मध्य प्रदेश में एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी मीडियम से लॉन्च करी जी। तो कहीं ना कहीं इसका फायदा हमको सबको मिलेगा, क्योंकि आप देखिए जितने आज डेवलप कंट्रीज हैं, वो चाहे चाइना हो या जापान हो, वो अपनी रसिया हो, वो सब अपनी मातृभाषाओं में पढ़ते हैं। उनको कोई इस तरीके का नहीं है कि वो अंग्रेजी में ही पढ़े या ऐसा। तो मातृभाषा को इसमें जोड़ा गया है, उसको काफी प्राथमिकता दी गई है जी। कंप्यूटर, आप देखिए कि प्राइवेट स्कूलों में तो कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस तो करवा दिया जाता था जी। गवर्नमेंट स्कूलों में काफी लेट से 9th 10th क्लास से कंप्यूटर जैसी चीजें आती थी, अगर आती 6th क्लास से आती भी थी तो बेसिक नॉलेज होता था। आज अब ये एनईपी 2020 के आधार पे क्लास 6 से कोडिंग कर दी गई है, यानी स्टूडेंट कोडिंग क्लास 6 से सीख पाएंगे। 9 से 12 तक के एजुकेशन सिस्टम में सेमेस्टर पैटर्न रखा गया है जी। सेमेस्टर पैटर्न आप देखिए, इसके पहले हमारे यहाँ कॉलेजेस में लागू किया गया था जी। और उसके बाद अभी ये 9th से 12th कर दिया गया है। इससे काफी फायदा है, क्योंकि सेमेस्टर सिस्टम से प्रॉपर इवैल्यूएशन होता है, प्रॉपर सेगमेंट वाइज एजुकेशन मिलती है जी। इस तरीके से कुल मिला के आज के रेफरेंस में अगर देखा जाए तो एनईपी 2020 बहुत कारगर है। इसके इम्पैक्ट जो है आपको बहुत जल्दी 1-2 सालों में दिखने लगेंगे जी। और अभी ये हर जगह पूरी तरीके से लागू नहीं हो पाया है जी। आपका उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य था जो 12 जुलाई 2022 को इसने लागू किया था फर्स्ट टाइम जी। अभी ये धीरे धीरे लागू हो रहा है। अभी तो यूजीसी ने भी कहा है कि आपको 4 ईयर डिग्री कोर्सेज और इस तरीके की चीजों को इम्प्लीमेंट करना है जी। तो आगे आगे जैसे जैसे समय निकलेगा हम इसमें सब इन्वॉल्व होते जाएंगे जी। और ये सिस्टम उम्मीद करते हैं कि काफी हमारे लिए लाभदायक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों ही मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए और इस नई शिक्षा नीति पर अपनी बात रखने के लिए। हम आशा करते हैं कि नई शिक्षा नीति को लेकर जो भी डाउट्स आपके मन में थे वो जरूर क्लियर हो गए होंगे। किसी और विषय के साथ होगी आपसे मुलाकात, तब तक कीजिए थोड़ी सी प्रतीक्षा, थोड़ा सा इंतजार। नमस्कार।